सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यापीठ का माइनर पेपर बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 1 जो आप यहाँ देख सकते हो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो में हमारा यूनिट 1 कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ठीक है, जो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमारा पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैनी अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के द्वारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। ठीक है, स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट वुड हेल्प बिजनेस गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जैसे अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रह रहे हैं टाइमली, तो हमें ये पता होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी में आगे चल के चेंजेस आने वाला है। और अगर मान लो अभी स्मार्टफोन नहीं आया, ठीक है, और हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहे हैं और हमें ये पहले से पता चल गया है कि इन फ्यूचर मार्केट में स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने फंक्शनिंग में, अपने कह सकते हो पॉलिसीज़ में और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाएंगे, जिससे हमको, अब देखो ये चीज़ तो हमें पहले पता चल गई कि हाँ इन फ्यूचर स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाएंगे और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे जो अभी बाकी फर्म्स को नहीं पता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस और एनवायरनमेंट के थ्रू ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट वुड हेल्प बिजनेस गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो बिजनेस को स्कैन करने से क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल सकता है पहले, और हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब हमें पहले उसका पता चलेगा तो हम उसे पहले अप्लाई करेंगे, है ना। इफ़ चेंजेस आर एनालाइज केयरफुली, और अगर चेंजेस को केयरफुली एनालाइज किया गया, देन दे कैन बी द रीज़न फॉर द बिजनेस सक्सेस। और उसी की वजह से हमारे बिजनेस का सक्सेस हो सकता है। अगर हमने उन चेंजेस को जो हमें करने हैं उन्हें केयरफुली एनालाइज किया और अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस पे, तो वो हमारे बिजनेस के सक्सेस का एक कारण बन सकता है। ठीक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, मशीन, मनी, लेबर आर इनपुट ऑफ बिजनेस। अब ये सब हमारे बिजनेस के इनपुट होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल, मशीन, मनी, लेबर, ऑल दीज इनपुट्स आर प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट टू द बिजनेस फर्म फॉर कैरिंग आउट देयर एक्टिविटी एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। अब क्या कह रहा है कि ये सारे इनपुट्स जो हैं, मटेरियल, मशीन, मनी, लेबर, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से ही हमारे फर्म को मिलती है। ठीक है, अपने एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और वो इन रिटर्न अब सर्विस दे रही है तो इन रिटर्न उनको भी कुछ चाहिए होता है। ठीक है, थर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब बिजनेस कैन रिकॉग्नाइज द थ्रेट्स बाय एनालाइजिंग द चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। अब बिजनेस जो है वो पहले ही थ्रेट को, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पहले ही वो पकड़ सकता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, अगर वो एनालाइज कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी न्यू मल्टीनेशनल कंपनी इज एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट, अगर हमारे मार्केट में कोई भी नई एमएनसी एंटर करने वाली है, तो जो मैनेजर ऑफ अ इंडियन फर्म है, ठीक है, डीलिंग विद द सेम प्रोडक्ट एज दैट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, शुड टेक इट एज अ वार्निंग सिग्नल। अब देखो, जैसे अगर हम एनालाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को और हमें ये पता चल गया कि कोई भी एमएनसी हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में आने वाली है, तो जो हमारे इंडियन फर्म का जो मैनेजर होगा, ठीक है, वो उसे एक तरीके से कह सकते हो वार्निंग सिग्नल कि हाँ एक एमएनसी आने वाली है, सेम प्रोडक्ट के साथ वो भी डील करेगी, तो एक इसने वार्निंग सिग्नल ले लिया कि हमें अब उससे बेटर करना है, तो वो पहले से प्रिपेयर होकर चलेगी। ठीक है, वो इंडियन फर्म, तो बिफोर द एमएनसी लॉन्चेस इट्स प्रोडक्ट, तो उसके प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जो मैनेजर है शुड इम्प्लीमेंट मेजर, तो वो पहले ही कुछ स्टेप्स लेके रखेगा, सच एज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड हैवी एडवर्टीजमेंट। वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देगा, इन्हांस कर देगा और बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट लार्ज स्केल पे कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। मतलब हमें प्रॉब्लम का पहले ही पता चल जाएगा कोई भी आने वाली है तो, और अर्ली वार्निंग सिग्नल की मतलब हमें चौकन्ना होके रहना है हमेशा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आए तो उसे हमें पहले ही अडेप्ट करना है। ठीक, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, टू इफिशियंटली कोप विद दिस चेंजेस, मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड शुड अडॉप्ट द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन एट द राइट टाइम। अब क्या कह रहा है कि जो मैनेजर है उसे हमेशा प्रिपेयर होकर चलना है और उसे समझना है इन चेंजेस, ये जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, और उसे तुरंत जब ये चेंजेस हो रहे हैं कुछ एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट और उसे राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अपने फॉर्म में इट हेल्प्स मैनेजमेंट बिकम्स मोर सेंसिटिव टू एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर। और ये एक हेल्प मिलती है हमारे मैनेजमेंट को कि वो हमारे एवर चेंजिंग कस्टमर्स के नीड्स के साथ मैच कर सकती है। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू सच चेंज इफेक्टिवली।
और इसका रिजल्ट क्या आएगा कि कोई भी चेंजेस हो रहा है तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो इजीली उस चेंजेस के साथ उस चेंजेस को अडॉप्ट कर ले रहा है। ठीक, मीटिंग कंपटीशन, दिस हेल्प फर्म्स एनालिसिस competitors strategies and formulate their strategies accordingly। अब क्या कह रहा है, मीटिंग कंपटीशन मतलब जो फर्म है वो एनालाइज करें कि हमारे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज क्या है और अपनी स्ट्रेटजीज को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। ठीक, आइडेंटिफाई फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ व्यू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। अब देखो क्या कह रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है कि हम किसी मतलब अपने फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा पाएँ किस फैक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे फर्म में क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। ठीक है, assisting in planning and policy formulation, business environment brings both threats and opportunity to business। अब जो business environment है उससे हमको opportunities का भी पता चलता है और threats का भी पता चलता है। ठीक, having a good understanding of business environment can immensely help an organization management in their future planning and decision making। तो अब क्या कह रहा है कि अगर हमें अच्छी समझ है business environment की तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में, ताकि हम फ्यूचर प्लानिंग प्रॉपर्ली कर पाएँ और डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली ले पाएँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपटीशन इंक्रीजेज विद द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। और जैसे ही नए फर्म्स आते हैं मार्केट में तो हमारे मार्केट का कॉम्पिटिशन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, द मैनेजमेंट हैज़ टू ड्राफ्ट न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज टू डील विद द न्यू कॉम्पिटिटर्स। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा मैनेजमेंट है, हमारे फर्म का जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे नए प्लान्स एंड पॉलिसीज लाने होंगे ताकि हम नए कॉम्पिटिटर से डील कर पाएँ। बिजनेस अवेयरनेस प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन टू प्लानर्स इन देयर डिसीजन मेकिंग। अब हमें अगर ये पता रहेगा, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इन फ्यूचर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज और प्लान्स को प्रिपेयर करेंगे। दे कैन मेक चेंजेस इन देयर प्लान्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर करके रखेंगे कि इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो हम प्लान बी को फॉलो करेंगे। तो हम आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को प्रिपेयर करके रखेंगे कि अगर कुछ चेंजेस आता है तो हम हमारे प्लान्स में भी ईजिली चेंज आ जाए, हमें पूरा ज़्यादा चेंज ना करना पड़े। ठीक, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट को मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो हमारा है उसमें दो आता है, एक माइक्रो एंड एक मैक्रो। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस के कंट्रोलेबल वो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। अब एक्सटर्नल में दो है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में हमने पढ़ा कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारे इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करे वो माइक्रो में आता है, और जो लार्ज स्केल पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करे तो वो मैक्रो में आता है। ठीक है, मतलब कई सारे बिजनेस फर्म्स को अगर अफेक्ट करता है वो फैक्टर तो आता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इंटरनल एनवायरनमेंट, दीज आर दोज फैक्टर्स कंडीशंस दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वही सब चीज़ें लिखा है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है, वो आती है, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है तो वो आता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में। दीज फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल इन नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन ट्राई टू चेंज और मॉडिफाई दीज फैक्टर्स। ये कंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसे चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोलेबल है और विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल, मनी, मेथड एंड मशीन कम अंडर इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मैन मतलब लेबर कितने रखने हैं, हमें नहीं रखने हैं, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। मटेरियल, मनी, मेथड्स कौन से, मशीन्स कैसे रखने हैं, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करनी है, सब चीज़ें जो हैं मतलब मशीन्स कैसे यूज़ करने हैं हमें, ये सब हमारा कंट्रोलेबल होता है और ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए ये इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वेरियस इंटरनल फैक्टर्स आर एज फॉलोज। वैल्यू सिस्टम। ठीक, अब इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारा आता है वैल्यू सिस्टम। द वैल्यू आर द एथिकल बिलीव्स दैट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स मिशन। अब क्या कह रहा है, जो वैल्यूज, जिस वैल्यूज पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज क्या होता है, एथिकल बिलीव्स होता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर पाएँ। ठीक, इट इज़ फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो हमारे एथिकल बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द एक्सटेंट टू विच द वैल्यू सिस्टम इज शेयर्ड बाय ऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सक्सेस। तो ये था हमारा वैल्यू सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। तो अब है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखो, द ऑब्जेक्टिव इज द एंड टूवर्ड्स विच द बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड।
मतलब ऑब्जेक्टिव ही एक ऐसा वो चीज़ है जिसके लिए सारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ हम करते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को करते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करेंगे। ऑल बिजनेस फोकसेज ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सारे बिजनेसेस का फोकस क्या होता है? प्रॉफिट को बढ़ाना। मिशन इज डिफाइंड एज द ओवरऑल पर्पज और रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मिशन गाइड्स एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो हमारा मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक, कि कैसे कैसे हमें काम करना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने मिशन को अचीव कर ईजिली अचीव कर पाएँ, ठीक। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज और मॉडिफाई इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंगली। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मिशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज और मॉडिफाई कर सकता है। तो इसीलिए इंटरनल फैक्टर में आता है ये। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द हायरार्की इन बिजनेस दैट डिफाइंस रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सुपरविजन। द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैनेजमेंट comes under the organizational structure and are important factors influencing the business decision। अब क्या कह रहा है कि किसके क्या रोल्स हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको फुलफिल करनी है, सुपरविजन कौन क्या चीज़ देखेगा, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारे बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। फॉर इफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेट्स प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी कंडक्टिव, ठीक। कॉर्पोरेट कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिटरमाइंस इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड कॉर्पोरेट कल्चर। Organizations where there is strict supervision and control results in lack of flexibility and unsatisfied employees। अगर देखो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसकी रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उससे क्या होगा? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे वो अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। द सेट ऑफ वैल्यूज दैट हेल्प्स मेंबर्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर, हाउ इट डज वर्क। अब जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमारे मेंबर्स को हेल्प करें कि वो समझ पाएँ कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए सेटअप किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों खड़ा किया गया है, व्हाट इट कंसीडर्स, कल्चर, वैल्यूज ऑफ अ बिजनेस, फोर्सेज ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन। इट हेल्प्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ अ फर्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो हमारा ह्यूमन क्वालिटी है कि एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी कैसी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनल एनवायरनमेंट का। जैसे स्किल क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, कितने कैपेबल हैं वो, एटीट्यूड, कॉम्पिटेंसीज एंड कमिटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय could contribute to the strength and the weakness of an organization। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू कैरी आउट मॉडर्नाइजेशन एंड रीडिजाइनिंग बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस बाय इट्स एम्प्लॉय। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे उतने अच्छे नहीं हैं, कैपेबल नहीं हैं, ठीक है, और स्किलफुल नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये चेंज मतलब डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ सकता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट में जैसे चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ईजिली अपने आप को चेंज कर पाए। तो उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उतने कैपेबल नहीं हैं, कि वो उतने स्किलफुल नहीं हैं, उतने कैपेबल नहीं है, उतनी क्वालिटीज़ नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये देखने को मिल सकता है। फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। Physical resources such as plants and equipment, facilities and financial capabilities of a firm determines its competitive strength, which is an important factor of determining its efficiency and unit of cost of production। अब क्या कह रहा है कि जो physical resources हैं, जैसे प्लांट मशीनरी जो है हमारे पास, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को, मतलब उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कैसी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को पता कर सकते हैं और यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। Also, research and development capabilities of a company determines its ability to introduce innovation। अब मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी से हम कंपनी की मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम इनोवेशन के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं, विच इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, जो क्या करेगा, हमारे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ आर कंपनीज सोर्स ऑफ फंड्स जनरेशन। अब जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो कंपनी के सोर्स ऑफ फंड होती है, कि मतलब कहाँ से पैसा आएगा, वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से हमें पता चलता है।
ठीक है, तो अब आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है दीज आर दोज फैक्टर्स एंड द कंडीशंस विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं और जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अनकंट्रोलेबल होते हैं ये। और इसे हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में वो आता है जो किसी बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो गए, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक्स हो गए। तो ये किसी बिजनेस के कह लो कि उनको डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को, ठीक है, किसी एक बिजनेस को, क्योंकि उसके कस्टमर्स कैसे हैं वो उस पर्सन को पता है, उसके कितने क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, तो ये सब उस पर्टिकुलर फर्म को पता है। तो ये सब जो माइक्रो इन्वायरमेंट्स के ये सब फैक्टर्स हैं, जैसे सप्लायर हो गया हमारा, कि उसका सप्लायर कैसा है, कि टाइमली उसे सप्लाई देता है रॉ मटेरियल का कि नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर फर्म से डील कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर फर्म को ही अफेक्ट भी करेंगी। तो ये हमारा आता है माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। और मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है वैसे फैक्टर्स जो कि ऑल बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं और जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं। बिकॉज ऑफ द uncontrollable nature of macro forces, a firm need to adjust and adapt to these external forces। क्या कह रहा है कि क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल होते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट्स, तो फर्म को इन्हें एडजस्ट, मतलब फर्म को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट और अडेप्ट करना होता है उन चेंजेस को। तो अब इसमें आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिकल। अब ये देख लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, all those forces which have an impact which have an economic impact on businesses are called economic environment. It includes agriculture, industrial production, infrastructure planning, basic economic philosophy, stages of economic development, trade cycle, national income, per capita income, money से related जितने transactional चीज़ें होंगी वो आता है हमारा economic environment के अंदर, ठीक है। For example, low per capita income will negatively impact the business because the people have less money to spend। अब देखो, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है तो अगर कंट्री की लो पर कैपिटा इनकम होगी, मतलब हमारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास, कंज्यूमर्स हैं उनके पास इनकम ही कम है, तो वो ज़्यादा अमाउंट उनके पास स्पेंड करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो ज़्यादातर अपने नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे खाली, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ये अगर लो कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, द एक्टिविटीज ऑफ लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग, डायरेक्टिंग, डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी। अब जो भी हमारे एक्टिविटीज़ होंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी रिलेटेड, वो हमारे बिजनेस के शेपिंग, डायरेक्टिंग, डेवलपिंग और कंट्रोलिंग में बहुत अफेक्ट करेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक लाइसेंसिंग पॉलिसी, पॉलीथीन बैन, ये सब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं वो अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। बिजनेस ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ स्टेबल एंड डायनामिक पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस जो है वो स्टेबल तब चलेगा जब एक डायनेमिक, ठीक है, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट हम लेके चलें साथ में। अब देखो क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ scientific and or other organized knowledge to practical tasks or activities is called technology। As it is changing fast, businesses should keep a close look on those technological changes for its adaptation in their business activities। अब क्या कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए कि मतलब हमेशा उस पर ध्यान बनाए रखना चाहिए कि कब कब टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रही हैं, और उसके चेंज आते ही हमें तुरंत अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में उसके अकॉर्डिंगली चेंज लाना होगा, ठीक है। ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, द ग्लोबल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर शेपिंग बिजनेस एक्टिविटी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, होल वर्ल्ड इज अ मार्केट, ठीक है। मतलब ये जो एरा है वो ग्लोबलाइजेशन का एरा है, और इसमें क्या है, जो सारा वर्ल्ड है वो मार्केट है, मतलब मार्केट सिर्फ एक कंट्री नहीं है, पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट है। बिजनेस एनालिसिस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट टू कोप अप विद द चेंजेस। अब जैसे अब इसमें क्या है कि बिजनेस को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को हमेशा ध्यान में रखना होगा, उसको एनालिसिस करना होगा ताकि हम अपने चेंजेस के साथ कोप अप कर पाएँ, ठीक है, मतलब चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएँ। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड हेल्थ, लाइफस्टाइल, एथिकल इश्यूज, रोल ऑफ फैमिली, मैरिज, रिलीजन एंड एजुकेशन, एंड ऑल्सो सोशियो
रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स द बिजनेस। अब जैसे पीपल के कैसे एटीट्यूड हैं अपने काम के प्रति, उनके फाइनेंस वेल्थ के प्रति, लाइफस्टाइल एथिकल इश्यूज, मतलब उनके फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, इन सब में पीपल का कैसा एटीट्यूड है वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल, ये सब चीज़ें हमारे आती हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। जैसे पॉपुलेशन का साइज, ग्रोथ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है लोगों की, कितना जी रहे हैं लोग, अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पॉपुलेशन का, और द टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ द लेबर फोर्स, मतलब हमारे जो लेबर हैं वो कितने टैलेंटेड है, उनका एजुकेशन कितना है, उनके पास कितनी स्किल है, ये सब आता है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को अफेक्ट करता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये हमें रॉ मटेरियल देता है, एनर्जी फॉर प्रोडक्शन देता है हमारे फॉर्म में, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे मिनरल, ऑयल रिजर्व्स, वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में आ गया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी बिजनेसेस एक्टिविटीज़। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेस वेयर टेम्परेचर इज आर हाई, द डिमांड फॉर कूलर एंड एयर कंडीशनर इज हाई। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ कूलर और एयर कंडीशनर्स के हाई डिमांड में इंक्रीज आएगा, ठीक है। ऑल्सो डिमांड फॉर द क्लोथ्स एंड बिल्डिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन। अब क्या कह रहा है कि क्लोथ्स और बिल्डिंग मटेरियल्स के डिमांड भी हमारे वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्विक एक्सेट्रा इमेंसली अफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। अब जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं जैसे फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्विक वगैरह आ गया, तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो डैश एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ आ गया माइक्रो एंड मैक्रो आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द फॉलोइंग कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आएगा हमारा, जीडीपी आएगा, ठीक। और आता है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन अ बिजनेस फर्म एंड इट्स अल्टीमेट कस्टमर्स। ट्रू और फॉल्स? आंसर होगा ट्रू। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि हाँ इस यूनिट का लास्ट है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। The set of decisions and actions that result in formulation and implementation of plan designed to achieve a company objective are called strategic management। अब strategic management क्या होता है कि वैसे मतलब वो decisions जो कि हमने formulation मतलब और implementation of plans मतलब हमने plans को बनाने और implement करने में जो decisions use किए हैं और set of actions को use किया है जिससे हम अपने company के objective को achieve कर पाएँ, तो उसे हम कहते हैं strategic management, ठीक है। Strategic decisions are based on what a manager forecast। क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं कि जो मैनेजर ने फोरकास्ट किया है, रेदर देन व्हाट ही नोज, उसको जो पता है उस पर हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस नहीं लेते हैं। मैनेजर को जो पता है उस पर नहीं, मैनेजर ने जो फोरकास्ट किया है बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के उसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैव कॉम्प्लेक्स इंप्लीकेशंस फॉर मोर एरियाज ऑफ द फर्म। अब जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है हमारे फर्म के बहुत सारे एरियाज पे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में decisions vary with the level of strategic management activity. Strategic management help in defining the objective and policies of the for the business to make a strategy, and a business needs to scan its environment. अब जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव, अपने पॉलिसीज़ को डिफाइन कर पाए, ठीक है। टू मेक स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बिजनेस को अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए, ठीक है, टाइमली। और सेकेंड है कि इन फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मेकर मस्ट एनालाइज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशन इन द एनवायरमेंट विच आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब क्या कह रहा है कि जो स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर जो हैं उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस को अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो, द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल हेल्प मैनेजर टू डिटरमाइन व्हाट गोल एंड मिशन दे कैन शुड अडॉप्ट। अब अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे तो मैनेजर्स को ये हेल्प मिलेगी कि हम
क्या गोल सेट करें, मिशन सेट करें, ठीक है, अडॉप्ट करें, और एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, और कौन कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहना है टाइमली। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस पे, ठीक है। द वर्ल्ड टुडे इज चेंजिंग एट अ रैपिड पेस। जो हमारा वर्ल्ड है वो आज के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज टू स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट मोर क्लियरली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे कंपनीज के लिए कि वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है, स्कैन करते रहें क्लियरली, ठीक है, डाउट में ना रहें, एंड मेक अप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दैट कैन मैच द चेंजेस। और ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना लें जो कि हमारे चेंजेस के साथ सेट हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक। environment is changing, and the strategy which is suitable for company today may bring threat tomorrow. Strategy is effective only if it is flexible. अब देखो, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटजी हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी जो हमारे आने वाले मतलब जो इन फ्यूचर आने वाले चेंजेस के साथ हम अपने स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो स्टैटिक हैं तो इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर हमारे स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, मतलब कि आने वाले चेंजेस के साथ हम उसे चेंज कर सकते हैं, तो हम अपने बिजनेस को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ ट्रू फॉल्स दे रखा है एक 7th वाला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट हेल्प इन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज फॉर द बिजनेस। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है वो डज नॉट हेल्प इन, तो ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है उसकी वजह से हम अपने फर्म का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। डैश आर बेस्ड ऑन व्हाट अ मैनेजर फोरकास्ट रेदर देन हम। तो यहाँ होगा हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होगा, ठीक है। इसका स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन व्हाट अ मैनेजर फोरकास्ट। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कि मैनेजर ने क्या फोरकास्ट किया है, इस पे नहीं कि वो क्या जानता है पहले से, ठीक है। तो यही था हमारा यूनिट 1। सो इसी के साथ हमारा खत्म होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही फर्दर आगे पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।